ही गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में। सो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पहले तो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस? क्योंकि हमारे पास पहले जो था, हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस था। सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब ये है कि ये डेटाबेस है, ठीक है, ये डीबी है, और ये जो कनेक्टेड है वो हर एक साइट से कनेक्टेड है। हम अगर यूज़र को किसी भी साइट के ऊपर जाके कोई डेटाबेस चाहिए होता था तो वो यहाँ पे आता था और डायरेक्टली डेटाबेस, ये जो साइट है वो डेटाबेस से कनेक्ट करती थी और वहाँ से डेटा लेकर के आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? यहाँ पे ना बॉटल नेक की प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब कि हमारे पास डेटा जो है वो बहुत सारा है, ठीक है, डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डेटा फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो निकलना है वो एक ही जगह से निकलना है, ठीक है, एक ही जगह से हम लोग जो है वो डेटा जो है वो रिट्राइव कर रहे होते थे। तो हमारे पास क्या था, ये प्रॉब्लम आ जाती थी, ठीक है। संग में अगर कभी ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस है वो रिकवर ना हो पाया या फिर क्रैश हो गया तो पूरी सारी की सारी साइट्स जो है हमारी गई, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो डेटाबेस है वो क्रैश हो गया, वो आंसर नहीं दे पाया, तो पूरी साइट, कोई भी डेटा नहीं एक्सेस हो पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास आया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का ये रहा हमारा कुछ डायग्राम, जिसके अंदर क्या होता है कि एक हर एक साइट जो है वो कनेक्टेड रहती है हमारे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ, और हर एक साइट का अपना एक डेटाबेस होता है। जो भी काम, जैसे दिल्ली के लोग जो भी होंगे वो दिल्ली के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होंगे डाटा को। कैलकाटा के लोग जो होंगे वो कैलकाटा के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होंगे डेटा को। अगर इन केस कैलकाटा से किसी एक बंदे को दिल्ली का डेटा एक्सेस करना है, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होगा कि हम लोगों को उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क से बात करके वो हम लोग वहाँ से भी मंगवा सकते होंगे। लेकिन जो मेन काम होगा, जो भी मेन लोग होंगे वो अपना डेटा जो है वो यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे आराम से। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इससे हमारे पास ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब क्या हुआ कि मतलब अगर नया वाला इंस्टॉलेशन करना है हम लोगों को, ठीक है, एक अपना कम्युनिकेशन डेटाबेस बना हुआ है अपना, ठीक है, हर एक किसी का अपनी अपनी साइट है, अपना अपना डेटाबेस भी बना हुआ है छोटा छोटा, ठीक है, अपना अपना डेटाबेस भी बना हुआ है। हम लोगों को एक और अगर साइट ऐड करनी है तो अपना डेटाबेस लेके आओ और अपनी साइट बनाओ और कम्युनिकेशन किस नेटवर्क के संग कनेक्ट कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया इंस्टॉलेशन, नया इंस्टॉलेशन करना, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो गई, मतलब अगर डेटा हम लोगों को चाहिए तो बीच में से एक जगह से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही डेटा बेस के अंदर ही पड़ा हुआ है डेटा, ठीक है। रिलायबल हो गया, मतलब ऑब्वियसली अगर एक जगह से हमारा जो ये दिल्ली की साइड से अगर हमारा जो डेटा है वो चला गया है तो मुंबई वाली साइट को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रिलायबिलिटी उसके लिए कोई रिलायबिलिटी इशू नहीं आएगा, ठीक है। और भी तरीके के रिलायबिलिटी इश्यूज़ नहीं होते हमारे पास, और तरीके होते हैं रिलायबल बनाने के लिए इस वाले डेटाबेस को। उसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर जानेंगे, विच इज़ ट्रांसपेरेंसी, जिसके अंदर हम लोग जो डेटा है उसको अलग अलग जगह पे स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ अवेलेबिलिटी, अब ऑब्वियसली जो भी हम लोगों को डेटा चाहिए वो हमारे पास ही अवेलेबल है, हम लोगों को बहुत दूर जाके लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई इशू नहीं आएगा हमारे पास। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स है, हम लोग इसी तरीके से हमारा जो डेटाबेस है वो बना सकते हैं, नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। इसमें ये जो पार्शली कनेक्टेड नेटवर्क है, मतलब कि आधा कनेक्टेड है, ठीक है, और ये है हमारे पास फुली कनेक्टेड नेटवर्क, और ये स्टार वगैरह वगैरह ये टॉपोलॉजीज़ के अंदर हम लोगों ने पहले पढ़े थे फर्स्ट वाले सेमेस्टर के अंदर, आई थिंक, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को बताया गया था। नाउ इसके अंदर एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़े से, ठीक है। हम लोग डेटा शेयर कर पा रहे हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है, और बहुत आराम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल हम लोग दे रहे हैं। मतलब कि अगर मुंबई वाली साइट है तो मुंबई वाली साइट अपने डेटाबेस को बड़े आराम से संभाल पाएगी, उसके पास काम भी कम रहेगा, कोई इशू भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है और जो भी काम करना है वो हमारे डेटा साइट्स को अपने आप ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, अब हम लोगों ने बता दिया कि मुंबई वाली अगर साइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दिल्ली वाली साइट को कोई इशू नहीं आएगा इससे। लेकिन अगर हमारे पास डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड होता तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती तो सबको प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो इस वजह से रिलायबिलिटी अच्छी है हमारे पास। इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी, अब ऑब्वियसली कि अगर एक डेटाबेस, अब खुद सोचो ना यार, आपके पास 2 हाथ हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि 100 काम करने हैं आपको, लेकिन आपके 100 दोस्त हैं और उनको कहा जाए कि 100 काम करने हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपको खुद को कहा जाए कि 100 काम करने हैं तो आपको इशू आएगा, ठीक है। चाहे आप जो है वो कितने भी बड़े दिखने में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट है, बहुत ज़्यादा बड़े हो, लेकिन कुछ छोटे छोटे बोने बहुत सारे बच्चे हैं और एक आप हो जो बहुत बड़े हो, तो यार डिफरेंस नहीं है कोई भी। लेकिन मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है कि एक पूरा डेटाबेस, ठीक है, उसको 10 काम दिए जाए या फिर छोटे छोटे 3-4 डेटाबेस को एक एक काम दिया जाए तो उसमें जो छोटे छोटे डेटाबेस हैं वो उसमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी हमारे पास मिलेगी, ठीक है। नाउ वी हैव डिफरेंट और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो जाती है हमारी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली, कि जब अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही होती है हमारी यहाँ पे। स्पीड अप क्वायरी प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली कि छोटी छोटी क्वेरीज हम लोग एक एक जगह से क्वेरीज दे रहे हैं, अपने डेटाबेस से मांग रहे हैं, आराम से, बहुत आराम से हम लोगों को मिल रहा होगा, पास से ही मिल रहा होगा, तो हमारे पास कोई भी क्वेरी प्रोसेसिंग में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिकली हम लोगों को ज़्यादा इशू नहीं आएगा, मतलब हम लोग जितना भी चाहें उतना ग्रोथ कर पा रहे होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर और भी साइट्स हम लोगों को जोड़नी होंगी तो बड़े आराम से हम लोग जोड़ पा रहे होंगे। मॉड्यूलर ग्रोथ, मतलब कि सब जो भी सारी साइट्स की ग्रोथ है वो संग में हम लोग लेके चल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑब्वियसली, हम लोगों को बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को सारा जो भी डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा सारी साइट्स को। तो हम लोगों को जो हमारी सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और थोड़े बहुत बग्स भी आ सकते हैं क्योंकि हम लोग सारा कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर ही ऑनलाइन ही कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। तो बग्स भी आने पॉसिबल है। इंक्रीज प्रोसेसिंग ओवरहेड, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो एक लेट्स से कि एक डेटा हमने हमारे एक यूज़र ने इस साइट से मंगाया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पहले इस वाले यहाँ पे जाके इस वाले डेटा से पूछेगा, फिर इस वाले से पूछेगा, इस वाले से पूछेगा, इस वाले से पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो डेटा हमारे पास अवेलेबल ही ना हो, लेकिन इतना सारा काम करना पड़ा हम लोगों को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या इंक्रीज प्रोसेसिंग हमारी आ गई, फालतू में हम लोगों को प्रोसेसिंग करनी पड़ी। कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, यार जब हम जहाँ पे हम लोग पहले सेंट्रलाइज डेटाबेस में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हम लोगों को देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी की इश्यूज कैसे आ गए कि अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर डेटाबेस है वो हैक हो जाए, ठीक है। और जगह जगह पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होगा, तो ऐसा होना थोड़े से चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डेटा जो है वो हैक होगा, अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा तो उसमें हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। लेकिन अगर हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा तो हम लोग उसी के ऊपर जो भी कॉस्ट है वो लगा रहे होंगे, तो इतनी ज़्यादा इशू भी नहीं आएगी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली छोटे छोटे डेटाबेस होंगे तो फिर उसमें ज़्यादा हमारा ज़्यादा बड़े दौर पे हम लोग जो डेटाबेस है वो नहीं बना रहे होंगे, तो एक्सपीरियंस भी कम होगा उन पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए हमारे पास, राइट। इंटीग्रिटी कंट्रोल जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ना सेम डेटा इस पर्टिकुलर साइट के डेटाबेस में भी स्टोर हो रहा होता है और सेम डेटा इस वाले पर्टिकुलर साइट के डेटाबेस में भी स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना यार कि मुंबई वाली साइट में भी वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता हो जो कि दिल्ली वाली साइट में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल है हमारे लिए, तो वो जो डेटा है वो दिल्ली वाली साइट को भी अपने लिए स्टोर करना पड़ेगा और मुंबई वाली साइट को भी अपने लिए स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। नाउ यही हमारे डिसएडवांटेजेस थे इसके। और
इसमें और क्या दे रखा है हम लोगों को, इसमें फ्रेगमेंट और रेप्लिका के बारे में बता रखा है हम लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ना कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि एक डेटा का फाइल है जो, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा की फाइल है जिसके अंदर HR का भी डेटा स्टोर हो रहा है, डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से कि मुंबई के डिपार्टमेंट का जो भी डेटा है वो इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है, और दिल्ली के डिपार्टमेंट का जो भी डेटा है वो इसके अंदर स्टोर होगा, और दिल्ली और मुंबई के डेटा का जो भी के डिपार्टमेंट का जो भी डेटा है वो इस वाली साइड के लिए स्टोर हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं, मतलब दिल्ली और मुंबई दो जगह पे हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली के लिए, यहाँ पे मुंबई के लिए, और यहाँ पे मुंबई दिल्ली बोथ के लिए, ठीक है। तो रेप्लिकेशन भी हम लोग कर रहे होते हैं, और फ्रेगमेंट का मतलब कि हम लोग टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं पूरे डेटा को। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आता है। इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी एक्चुअल में जो मेन टॉपिक है वो था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और जिसके डिसएडवांटेजेस। डेटा फ्रेगमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इग्नू के एग्ज़ाम के लिए, वैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम आप लोग दोगे तो आपको पता होना चाहिए होगा। तो इसमें बस इतना सा ही दे रखा है, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज़ और है यार, हॉरिजॉन्टल डिवाइड वो करते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टली का मतलब यहाँ पे ये है कि रो के लेवल पे हम लोग जो डिवाइडिंग कर रहे होते हैं, और वर्टिकली मतलब कि एक कॉलम को अलग स्टोर कर रहे हैं और एक कॉलम को अलग स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग ऐसा वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो हमारी प्राइमरी की जो है वो हर एक कॉलम के संग हम लोग अलग अलग रख रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमारी फ्रेगमेंटेशन के एक डिफरेंट तरीके के फ्रेगमेंटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट के ज़रिए, ज्वाइन के ज़रिए हम लोग जो है वो यूनियन के ज़रिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डेटा को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यूनियन करते हैं तो हमारा जो अलग अलग डेटा है वो एक संग कनेक्ट होता है ना। आपने यूनियन के बारे में पहले पढ़ा होगा ऑब्वियसली। नाउ अगर हम लोग वर्टिकल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको ज्वाइन के ज़रिए हम लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं। ज्वाइन के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन SQL, राइट। तो हम लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि ज्वाइन और यूनियन हम लोग कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। नाउ क्लाइंट बेस सर्वर डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारा पहले हमने एक ना डायग्राम देखा था, चलो वहाँ पे चलते हैं। कहाँ है वो डायग्राम, इसके डायरेक्ट ऊपर ये वाला। ये जो हमारा पर्टिकुलर डायग्राम है वो क्लाइंट सर्वर डेटाबेस का डायग्राम है, जिसके अंदर एक जगह पे ना हमारे पास और भी जो हमारा डेटाबेस है वो स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो साइट है, ये वाली साइट पे कोई भी यूज़र आएगा तो वो पहले जा करके यहाँ पे पहुँचेगा, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचेगा, और उसके बाद फिर यहाँ से डेटा जो है वो रिट्राइव होके यहाँ पे आ रहा होगा। इसके अंदर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये क्लाइंट बेस जो सिस्टम है वो है ये, ठीक है। नाउ इसके अंदर डिफरेंस क्या है ये आप गूगल करके देखना एक बारी, ठीक है। उसके अंदर आपको पूरा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाइंट बेस सर्वर के का जो डिफरेंस है वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं मेन मोटा आपको ये बता दूँ तो यहाँ पे बस यही है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है वो उसको अच्छे से समझ लेना बस। और वी हैव 2 लेवल आर्किटेक्चर और 3 लेवल आर्किटेक्चर। 2 लेवल आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, दोनों के बीच में हम लोग जो है वो डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। और क्लाइंट वाली साइड में जो है वो यूज़र आके पूछता है, और सर्वर से पहले सर्वर जो है वो डेटाबेस से पूछता है, और उसके फिर सर्वर जो है वो क्लाइंट को बता देता है डायरेक्टली आके। लेकिन 3 लेवल आर्किटेक्चर में क्या होता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमारे पास इसमें बीच में एक और हमारी लेयर आ जाती है जो कि बिजनेस लॉजिक लेयर यहाँ पे दे रखा है, मिडवेयर, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक एप्लीकेशन सर्वर भी बीच में आ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब सिंपली हम लोग 3 जगह पे जाके हम लोग जो डेटा है वो रिट्राइव करके लेके आ रहे होते हैं। तो बस इतना सही है 3 लेवल एंड 2 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर। और इसका डिफरेंस एक बारी गूगल पे सर्च करके ज़रूर पढ़ना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आज के लिए गाइज इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और मैंने मोटा काफ़ी कुछ बता दिया। अभी पता एक्चुअली क्या है कि जल्दी से जल्दी जो सिलेबस है मुझे वो कंप्लीट करना था, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं। तो आई नो डैट कि आपको लोगों को जानना था ये सब चीज़ों के बारे में।
तो गाइज़ आज की ये वाली वीडियो के बाद मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं वीडियोस डालूंगी ऑन दिस टॉपिक, बट इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बारे में समझ रहे होंगे। तो वो चीज़ के बारे में इन फ्यूचर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं। लेकिन ये जो कोर्स है इसके लिए इतना ही गाइस। होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ वो वाली अगर प्लेलिस्ट हमारी इन फ्यूचर बनती है तो वो भी चेक कीजिएगा। एंड दैट्स इट गाइस फॉर टुडे।